भगवान बुद्ध का नाम लेते हुए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और पाठ को आगे बढ़ाने से पहले जो पाठ में अभी तक जो कुछ हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे मैंने पाठ के जो पात्र हैं उनके आधार पर जो पुनरावृत्ति है उसको दिया है। पहले हैं बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब के बारे में आपने जो अभी तक जो पढ़ा है वो पूरा यहाँ पर दिया गया है। वो स्वभाव से अध्ययनशील थे, उसके साथ साथ उनको कक्षा में उत्तीर्ण करने में 2 से 3 साल लगते थे। वो छोटे भाई के प्रति गंभीर थे, अपना कर्तव्य निभाते थे, उसकी निगरानी रखते थे और उसके सामने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उसके बाद के जो पृष्ठ थे उसमें हमने पढ़ा कि वो गंभीरता से पढ़ाई करने के बावजूद वो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। शिक्षा पद्धति में कमियां ढूंढना, उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने इतिहास का उदाहरण दिया। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने बताई कि उसकी वजह से उनको इतिहास में नंबर नहीं मिलते थे। उसके साथ साथ नाना प्रकार के उदाहरण मीन्स कई तरह के उदाहरण देकर छोटे भाई को घमंड ना करने की नसीहत। छोटे भाई को उन्होंने रावण, शैतान, शाहरुम आदि के उदाहरण देकर उनको कहा कि आप घमंड मत करिए, अगर आप पास हो गए हैं तो। स्वयं की असफलता की खींच छोटे को नसीहत देकर निकालना, और जो भी उनकी जो फेल हुए और उसकी जो खींच थी, जो उसका जो दुख था, वो छोटे भाई को नसीहत देकर निकालते थे। अब छोटे भाई के बारे में पढ़ते हैं। उनको आपको जैसा आपको सभी को पता है, वो खेल कूद पसंद, मौज मस्ती वाले थे, पढ़ाई पे कम ध्यान देते थे। उसके साथ साथ वो भाई का सम्मान भी करते थे और बहुत सारे ऐसे खेल कूद थे जो वो भाई से चोरी छुपके जाकर खेलते थे। उसके बाद उन्होंने समय सारणी बनाई अपनी और ये सोचा कि मैं उस समय सारणी के अनुसार ही अपना काम करूंगा। लेकिन समय सारणी की पहले दिन से ही इन्होंने अवहेलना शुरू कर दी, उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से वो उन्होंने खेलना कूदना शुरू कर दिया। लेकिन खेलने कूदने के बावजूद भी वो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और प्रथम स्थान पर आए अपने कक्षा में। बड़े भाई साहब के समक्ष श्रेष्ठता सिद्ध करने का विचार, फिर उनको लगा कि जब मैं पास ही हो गया हूं तो क्यों ना बड़े भाई साहब के सामने अपने आप को एक श्रेष्ठ बताऊं, क्यों मैं उनकी डांट को सहूं। लेकिन हमदर्दी के कारण जले पर नमक छिड़कने के विचार का त्याग, लेकिन उनके साथ उनको हमदर्दी हुई। हमदर्दी मीन्स उनके साथ हृदय से सहानुभूति हुई और ये उन्होंने सोचा कि पहले ही भाई फेल हो चुके हैं, अब उनको क्यों और जलाना। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बड़े भाई साहब ने बहुत सारे विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है कि वो 9वीं कक्षा में है और उनको इतने सारे विषय पढ़ने पड़ रहे हैं और उन विषयों में क्या क्या मुश्किलें हैं उनको सामना करना पड़ रहा है और छोटे भाई जब उस कक्षा में आएंगे तो उनको भी उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहने के लिए उनको वो कह रहे हैं। तो पहले उन्होंने इतिहास का बताया, फिर उन्होंने अंग्रेजी के विषय में बताया। अब आगे पढ़ते हैं कि वो आगे क्या बता रहे हैं। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब वो गणित की बात कर रहे हैं। गणित में उन्होंने बताया कि वह लंब गिरा दो। यहाँ पे लंब जो है वो आपका है परपेंडिकुलर लाइंस, जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो। यहाँ पे लाइंस मैंने इसीलिए दिए कि आपको मुश्किल ना हो समझने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आधार बेस पे अगर आप उसको लाइन उसकी ड्रॉ करते हैं तो वो दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, इससे मतलब क्या? दुगना नहीं चौगुना हो जाए, उनके अनुसार दुगना नहीं उसका चौगुना हो जाए, या आधा ही रहे या आधा हाफ ही रहे, मेरी बला से मुझे क्या मतलब। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरापात याद करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको परीक्षा में पास करना है तो ये सारी व्यर्थ की बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब ये उनको सारी व्यर्थ की बातें लग रही थी। हो सकता है कि उनको ये सारी चीजें समझ में ना आ रही हों, इसलिए उनको ये सारी बातें व्यर्थ की लग रही हों।
फिर अब वो हिंदी पर आते हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। हमने टॉपिक दिया आपको समय की पाबंदी पर और निबंध लिखने को कहा जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। बताइए, 4 पन्नों का एक निबंध बोला है समय की पाबंदी पर, और वो भी 4 पन्नों में लिखने के लिए। तो वो उन्होंने वही उदाहरण दिया है। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। ये सभी को पता है कि समय को हमें व्यर्थ नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है, सभी को पता है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये सारी चीजें समय की, अगर हम समय को पालन अच्छे से करते हैं, समय का अपना सदुपयोग करते हैं, तो हम दूसरों के प्रिय हो जाते हैं। हमारा जो बिजनेस है, जो कारोबार है, उसमें उन्नति होती है, हमारा जीवन संयमित हो जाता है, हम अपना काम समय पर कर सकते हैं। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? ये जो 4 बातें उन्होंने कही, इसी में पूरा सार है उस समय की पाबंदी का। तो उन्होंने कहा कि जब हम इन 3-4 वाक्यों में अपने समय की पाबंदी को बता सकते हैं, तो हमें 4 पन्ने में लिखने के लिए क्या जरूरत है? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत क्यों लिखना 4 पन्नों में उसको? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। मैं तो इसे एक बहुत जबरदस्ती वाला काम समझता हूँ कि आप जो बात हम सिंपल और सही शब्दों में जिसको हम बता सकते हैं, उसी को बताने के लिए हमें 4 पन्नों की जरूरत पड़ रही है। अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। व्यर्थ में ही आपको, जब हम 3-4 लाइंस में उसको खत्म कर सकते हैं, तो हमें उसको खत्म करने के लिए और शब्दों की क्या जरूरत है? हम चाहते हैं आदमी जो कुछ कहना चाहे, कहना हो, चटपट कह दे और अपनी राह ले। हम चाहते हैं कि जो भी हमसे बात करे या जो भी हमारे पास आए, वो चटपट एकदम से अपनी बात कहे और अपनी राह ले, अपनी रास्ते जाए। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। लेकिन वो बात अलग है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे। रंगने मीन्स उनको लिखना ही पड़ेगा। चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी फुल स्केप आकार के। आपको, आप चाहे जो आपको लिखो, लेकिन जो, और उसके साथ साथ पन्ने भी जो आपके हैं वो फुल स्केप आकार के, पूरे, यहाँ से आधा वाधा नहीं, पूरे पन्ने जो आपको बुक मिलती है उसमें एग्जाम्स में लिखने के लिए, उन्होंने उसकी बात की है। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो आप और क्या है? जो बात हम कम शब्दों में कह सकते हैं, उसी को कहने के लिए हमें 4 पन्नों की आवश्यकता पड़ रही है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। अब देखो, ये तो और भी बड़ा उसका काम है, अनर्थ का काम है कि, और हमसे ये कहा जाता है कि आप संक्षेप में लिखिए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। निबंध लिखवा रहे हैं, 4 पन्नों से कम भी नहीं लिखवा रहे हैं और संक्षेप में भी लिखवा रहे हैं। ठीक समझ में आ गया? संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अगर अभी तो उन्होंने संक्षेप में कहा है, तब तो 4 पन्ने उन्होंने बोले हैं। सोचो अगर संक्षेप में ना होता और विस्तृत जानकारी वो पूछते, तब तो शायद हमें 100-200 पन्ने ही लिखने पड़ते। क्योंकि निबंध के लिए हमने भी, जब अपने समय में हम जब एग्जाम देते थे, निबंध आता, तो हम लोग भी 5-6 पन्ने लिखते ही थे। तो उन्होंने वही यहाँ पर कहा है, तेज भी दौड़िए और धीरे भी। आपको तेज भी दौड़ना है और धीरे भी, दोनों में विरोधाभास है, दोनों अपोजिट क्रियाएं हैं, लेकिन आपको दोनों काम एक साथ करने हैं। तेज भी दौड़ना है और धीरे भी दौड़ना है। उल्टी बात है या नहीं? अपने भाई को समझाते हुए कह रहे हैं, ये उल्टी बात है या नहीं है? आपको समझ में आया? बालक भी इतनी समझ रख सकता है, बालक को भी, एक बच्चे को भी इतनी समझ होती है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। सोचो,
ये जो अध्यापक हैं जो इस तरह से क्वेश्चन पेपर फ्रेम करते हैं, हमको देते हैं, उनको समझ में कुछ भी नहीं आता है कि बच्चा दोनों चीजें एक साथ कैसे कर सकता है। छोटा भी लिखना है और बड़ा भी लिखना है, तेज भी भागना है और धीरे भी चलना है। अब आप लोग पता नहीं क्या बातें करते हो हमारे पीछे, उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। सोचो, उस पर ये दावा कि हम एक अध्यापक हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन उनको ये सब चीजें नहीं मालूम जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे दर्जे में आओगे लाला, जब मेरे दर्जे में आओगे ना, तब ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब तुम्हें ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, तब तुम्हें वास्तविकता का पता चलेगा कि आखिर पढ़ाई क्या है। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, तुम सिर्फ इसी दर्जे में अव्वल आए हो, तो जमीन पर पाँव नहीं रखते हो, तो तुम्हें इतना घमंड हो गया है। इसलिए मेरा कहना मानिए, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको मानिए। लाख फेल हो गया हूँ, भले ही फेल हो गया हूँ मैं, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। इस संसार में मैं तुमसे पहले आया, सो इसलिए इस संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। तो मैं अनुभव के आधार पर इन सब चीजों को आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें होंगी जब आप बड़ी कक्षाओं में आएंगे। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांध लीजिए। गिरह बांधना मीन्स गांठ बांधना या उसको याद रखना। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांध लीजिए, नहीं पछताइएगा। अगर आपने इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा तो जब आप आगे क्लासेस में आएंगे तब आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ाई है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उस पर ध्यान दो, उसको ध्यान से पढ़ो। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। स्कूल का समय हो गया था जाने का, तो वही जो छोटे भाई साहब है वो बोल रहे हैं कि अगर स्कूल का समय नहीं होता तो भगवान जाने वो ये उपदेश माला जो भी वो उपदेश दे रहे थे वो कब समाप्त होता। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, निस्वाद सा लग रहा था, उसमें कोई स्वाद नहीं था। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमें उस समय हमारा मन खुश होना चाहिए। किसी की डांट और किसी की जब बातें हम जब सुनते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उन बातों को सुनने में रहता है, और वो जो खाने का स्वाद है वो हम नहीं ले पाते हैं। और उसके साथ साथ जब वो बातें डांट के रूप में हो और एक सीख के रूप में हो और हमें ये सारी चीजें बताई जा रही हो, तब और भी जो खाने का टेस्ट था, जो खाने का स्वाद था, वो बिल्कुल चला गया था। जब पास होने पर ये तिरस्कार होता है, वो बेचारे पास हुए थे, जो छोटे भाई साहब तो वो पास हुए थे, वो भी फर्स्ट आए थे, तब तो ये सारी चीजें उनको सुनाई जा रही थी। तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा जब मैं प्रथम आया हूँ तब तो मुझे इतने सारी चीजें सुननी पड़ रही है, इतनी बड़ी उपदेश माला सुनाई जा रही है। सोचो अगर मैं फेल हो गया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता, मेरे प्राण ही ले लिए गए होते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, जो उन्होंने इतना कुछ उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था, उनको डरा दिया था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। वो डर गए लेखक उससे। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। वो बाद में कहते हैं कि मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब, यही एक आश्चर्य की बात है कि मैं स्कूल छोड़कर भागा ही नहीं, इन सब चीजों को सुनने के बाद भी। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी सब उपदेश माला सुनने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी कि इतनी मुश्किलें होंगी आप जब बड़ी कक्षाओं में आएंगे, लेकिन जो छोटे भाई साहब थे वो ज्यों के त्यों, कोई भी बदलाव उनके अंदर नहीं आया। जो अरुचि, अरुचि मीन्स कुछ चीजें होती है ना जो हम अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, तो यहाँ पर उनको अरुचि थी, वो पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते थे, तो वो जो अरुचि थी वो वैसी की वैसी ही बनी रही इतना सब कुछ सुनने के बाद भी। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, हमेशा वो खेल कूद में व्यस्त रहते। कोई भी एक ऐसा अवसर नहीं था जिस समय वो, अगर जरा सा भी उनको समय मिलता तो वो हमेशा वो मैदान में दिखाई पड़ते थे।
पढ़ता भी मगर बहुत कम। वो पढ़ते भी थे लेकिन बहुत कम उनकी पढ़ाई थी, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए। वो सिर्फ इतना ही पढ़ते थे जितना डेली दिया जा रहा है, जो भी आपको प्रतिदिन कार्य दिया जा रहा है उस कार्य को ही वो करते थे, और वही इम्पॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है। डेली जो भी आपको प्रतिदिन जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए, तो फिर बाद में आपको पूरा सब कुछ लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस दिन की पढ़ाई को आपने ध्यान से सुना, आपने अध्यापकों को ध्यान से सुना, तो आपको आगे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसी का वो समय जो आप पढ़ रहे हैं वो उसी समय आपके दिमाग में चला जाएगा। और दर्जे में जलील ना होना पड़े, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि डेली का टास्क पूरा हो जाए और कक्षा में उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, या टीचर या अध्यापक जिस समय कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर उनके पास ना हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा था। क्योंकि वो प्रथम आए थे तो जो एक विश्वास था, जो आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मीन्स फिर से गायब हो गया, क्योंकि भाई साहब ने इतना सब कुछ उनको सुना दिया था। और फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, फिर वो चोरों सा जीवन काटने लगे। फिर वो चोरी चुपके, भाई से चोरी चुपके, पहले उनके अंदर एक घमंड आ चुका था तो उसके कारण वो ऐसे ही खेलने चले जाते थे, लेकिन अब वो भाई से चोरी चुपके खेलने जा रहे हैं। अब फिर सालाना इम्तिहान हुए, एक कक्षा पास हो गई थी, अब वो दूसरी कक्षा के वार्षिक परीक्षाएं हुई, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। अब देखिए यहाँ पर इस साल भी जो लेखक थे वो पास हुए और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, उन्होंने सच कहा अपने बारे में। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, पर मुझे नहीं पता कि मैं कक्षा में प्रथम कैसे आया। हो सकता है कि उन्होंने जो टीचर्स ने उनको पढ़ाया, जो मैंने पहले बताया, उसको उन्होंने ध्यान से सुना हो और उसी के आधार पर वो आज वो कक्षा में प्रथम आए हैं। मुझे खुद अचरज है, मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, उन्होंने प्राणों के अंत तक, मतलब इतना परिश्रम, कठिन परिश्रम किया था कि ऐसा लग रहा था कि वो क्लास में इस बार पास हो जाएंगे और हो सकता है प्रथम आए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, जो कुछ किताबों में लिखा था, जो भी वो कोर्स में आने वाला था, एक एक शब्द चाट गए थे। एक एक शब्द को उन्होंने बाय हार्ट कर लिया था। और फिर उन्होंने बताया कि वो कब तक पढ़ते थे। 10 बजे रात इधर, 10 बजे रात में 10 बजे रात तक पढ़ना, 4 बजे भोर से उधर, फिर वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, फिर वो 4 बजे से पढ़ते थे। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले, सोचिए 6 से 9:30, 4 से 5, उसके बीच में 1 घंटे का गैप, उसके बाद वो 6 से 9:30 तक, जब तक वो स्कूल नहीं जाते थे उससे पहले तक वो पढ़ाई करते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुद्रा मीन्स जो उनकी दशा थी वो कांतिहीन, जिसको बोलते हैं ना, जिसमें तेज ना हो, चेहरा बिल्कुल डल हो गया था, किसी तरह के कोई बहुत परेशानी में उनका चेहरा दिखता था। मगर बेचारे फेल हो गए, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो गए थे। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि शायद उनको विषय जो थे वो समझ में नहीं आ रहे थे और वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेल हो रहे थे। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, नतीजा मीन्स रिजल्ट। जिस दिन परिणाम आया वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। वो रो पड़े क्योंकि बार बार वो फेल हो रहे थे, तो वो रोने लगे और मैं भी रोने लगा। छोटे भाई भी साथ में रोने लगे। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। जो वो पास हुए थे, प्रथम आए थे, वो खुशी आधी हो गई क्योंकि उनके भाई फेल हो चुके थे। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। फिर उन्होंने कहा कि शायद अगर मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब अपने आप को कुछ सांत्वना दे सकते थे कि चलो छोटा भाई भी फेल हो गया, मैं ही फेल नहीं हुआ। लेकिन विधि की बात कौन टाले। लेकिन जो विधान में लिखा है उसको हम बदल नहीं सकते। भाई साहब फेल हुए और मैं पास हो गया।
मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। अब सोचो, ये पहुंच गए 7th में और भाई साहब हैं अभी 9th में ही। 2 साल हो गए उनको उसी क्लास में फेल होते हुए। तो अभी जो अंतर था वो कितना हो गया? सिर्फ 1 कक्षा का, 8वीं कक्षा का। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल भावना मीन्स कुछ होता है ना, छल कपट, कुछ सोचो किसी के बारे में बुरा, कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। फिर वो सोच रहे थे कि अगर भाई साहब इस साल और फेल हो गए तब तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा ना, 9th क्लास में वो भी रहेंगे, 9वीं कक्षा में मैं भी रहूंगा। फिर देखता हूँ किस बेस पे, किस आधार पर वो मेरी फजीयत करते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया, जबरदस्ती, फोर्स के साथ। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं सोचना, क्यों सोचना, बेचारे भाई साहब पहले ही परेशान है, मैं ये सब चीजें क्यों सोचूं कि वो फेल हो जाएं, चलो पास हो जाएं, इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आने चाहिए। आखिर में मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो भी वो डांटते हैं, जो भी वो इतने सारी चीजें मुझे बताते हैं, वो मेरे हित के लिए, मेरे अच्छे के लिए ही है, इसीलिए वो मुझे डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, अवश्य मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है जिस समय वो मुझे डांटते हैं। मुझे खाना निस्वाद लगता है, मुझे बहुत दुख होता है, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। हो सकता है, मगर उन्होंने फिर वही लिखा कि हो सकता है कि ये उनके उपदेशों का ही असर हो, जो भी उपदेश मुझे वो देते हैं, हर समय मैं खेलने जाता हूँ, हर समय मुझे डांटते हैं, तो हो सकता है कि उनके उपदेशों का ही असर हो जो मैं अच्छे नंबरों से कक्षा में पास होता जा रहा हूँ बिना फेल हुए। फिर उन्होंने आगे बताया है, अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे मीन्स बहुत जो डांटने का जो क्रम था वो कम हो चुका था। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। कई बार उनको डांटने का अवसर मिलता था, कई बार उन्होंने देखा मुझे जाते हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया, उन्होंने मुझे नहीं डांटा। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। शायद उनको कुछ समझ में आ गया था कि वो जो डांटने का जो उनका अधिकार था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो फेल हो रहे हैं। या रहा तो बहुत कम, अगर था भी तो बहुत कम था, क्योंकि मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ रही थी, जो मेरी स्वतंत्रता थी वो बढ़ रही थी। मैं हमेशा खेलने जाता था उनको बताए बिना। सहिष्णुता मीन्स यहाँ पे सहनशीलता है। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। जो उनकी सहनशीलता थी, जो वो बातों को सहन कर रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे कि मैं खेलने जा रहा हूँ और उनको पता था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, तो वो उस चीज का मैं अनुचित लाभ उठाने लगा, उस चीज का मैं फायदा उठाने लगा। मैं हमेशा मैदान में ही पाया जाता था खेलते हुए। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, जो मेरा किस्मत है वो बहुत बलवान है। मैं किस्मत के सहारे ही पास हो रहा हूँ, पढ़ूं या ना पढ़ूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भाई साहब की डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। फिर उन्होंने लिखा कि जो भाई साहब के जो डर से, जो भी डर था उसकी वजह से वो पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, अब वह भी बंद हो गया है। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौवे मीन्स पतंग उड़ाने का। उनको नया शौक पैदा हुआ था पतंग उड़ाने का। पहले उनको शौक था फुटबॉल खेलने का, कबड्डी खेलने का, बहुत सारे शौक थे जो वो खेल खेल में पूरा करते थे। अब उनको एक नया शौक पैदा हुआ था, वो शौक था पतंग उड़ाने का। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। अब वो पूरा समय सिर्फ जो भी वो खाली समय था वो सिर्फ पतंग ही उड़ाते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, उनका लिहाज करता था, उनका सम्मान करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था।
यहाँ पे सम्मान करता था, उनके सामने ना जाकर, उनकी नजर बचाकर उनसे चोरी चुपके ही पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। मांझा देना, मांझा जो आपको पता होगा, जब हम जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उसमें मांझे की जरूरत पड़ती है। और कन्ने बांधना, पतंग में किस तरह से जो कन्ने बांधे जाते हैं, उसकी डोर को हम बांधने के लिए कहाँ से धागा बांधना है, यहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से जो लोग पतंग उड़ाते हैं उनको पता है कि कन्ने बांधने, यहाँ से यहाँ तक जो डोर बांधी जाती है उसी डोर में हम मांझा बांधते हैं। और उसके साथ साथ पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, वहाँ पे पतंग के लिए प्रतियोगिताएं होती थी, उसकी जो तैयारियां होती थी वो सारी समस्याएं, उनसे संबंधित जो भी समस्याएं थी वो सारी गुप्त रूप से हल कर दी जाती थी। गुप्त रूप से मीन्स चोरी चुपके, अपने जो उनके सहपाठी थे या उनके जो दोस्त थे उनके साथ वो इन सब बातों पे चोरी चुपके ही जो वार्तालाप था वो सब करते थे, समस्याओं को हल करते थे। ये सब भाई साहब को पता नहीं था। मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। ये मैं भाई साहब को संदेह मीन्स उनके ऊपर, उनको ये शक उनके मन में नहीं डालना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज, जो उनका सम्मान और जो आदर सम्मान जो मैं करता हूँ मेरी नज़रों में कम हो गया है, इसलिए मैं चोरी चुपके ही जाता था, उनके सामने नहीं जाता था। फिर क्या हुआ, एक दिन संध्या का समय था। हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने में बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। शाम का समय था और हॉस्टल से दूर, अब जब वो जो पतंगबाजी होती थी वो हॉस्टल में, ग्राउंड में ना होकर हॉस्टल से दूर होती थी, तो वहां पर वो एक कनकौवा मीन्स एक पतंग थी जो कट चुकी थी और उसको लूटने के चक्कर में, गाँव में या शहरों में भी आपने बच्चों को देखा होगा, और बेतहाशा बुरी तरह उन पतंगों के पीछे भागते हैं और वो देखते हैं कि पतंग कहाँ जा रही है। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर था, और जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला रहा था। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। इसका मतलब आपको मैं बताती हूँ। उसमें इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कह रहे हैं कि उनकी आंखें आसमान की ओर देख रही थी तथा मन उस आकाश में उड़ने वाली पतंग में लीन था, जो वो कटकर नीचे आ रही थी, जो कटकर धीमी चाल से झूमती हुई पतंग की ओर आ रही थी, अर्थात नीचे गिर रही थी। उस समय आकाशगामी में जो आकाश में गमन करने वाली जो पतंग थी वो ऐसी लग रही थी मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ऐसा उनको लग रहा था कि एक आत्मा है जो स्वर्ग से अलग हो गई है और वो अनमनी ढंग से, विरक्त मीन्स उदासीन या अनमने ढंग से वो नहीं आना चाहती है, लेकिन उसको नीचे भेजा जा रहा है, और अनमने ढंग से वो नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, अर्थात नया जन्म लेने जा रही हो। समझ में आया? सो उन्होंने यहाँ पर उस पतंग को एक आत्मा के साथ तुलना की है और उसको इस तरह से बताया है कि वो एक नए संसार में जन्म लेने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। जो वो जन्म लेने नीचे की तरफ बढ़ रही थी पतंग, और उसी का स्वागत करने के लिए जो नीचे थे वो कौन थे? वो बालकों मीन्स बहुत सारे बच्चे थे और उनके हाथ में, और फिर बच्चे वो बेतहाशा उसके पीछे दौड़ रहे थे। और उसमें लग्गे मीन्स आपने देखा होगा कि ये बांस में ये हुक लगा रहता है। बहुत सारे लोग इसको फल फूल को तोड़ने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। लग्गे मीन्स बांस की जो पतली डंडी होती है उसमें उसको हुक लगाया जाता है। सो बच्चों के हाथ में लग्गे थे, झाड़दार बांस थे, और उनसे, क्योंकि वो उन बांस और लग्गे को जब हम ऊपर
डोर ऊपर होती तो उसमें फंसाने के बाद उसको हम नीचे खींच सकते हैं। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सबकी आंखें सिर्फ उस आकाश की ओर थी जहां वो पतंग लहरा लहरा कर नीचे की तरफ आ रही थी। आगे पीछे कोई नहीं देख रहा था कि वो कहाँ हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हैं। तो सही उन्होंने कहा कि सारे के सारे उसी पतंग के साथ ही थे। उनका जो मन, दिमाग, सब कुछ उस पतंग में था। जहां सब कुछ समतल है, वो कहाँ है उनको नहीं पता। वो रोड पर हैं, वो छत पर हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जिसमें बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं। वो सिर्फ वो पतंग को देखते हैं, जब उसके पीछे वो भागना शुरू करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। तो उन्होंने वही कहा, जहां उनको लगता है कि सब कुछ समतल है, सब कुछ बराबर है, यहाँ कोई व्यवधान नहीं है, हम ऐसे ही दौड़ सकते हैं। ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां हैं। आप जब रोड पर हो, जब आप रोड पे दौड़ रहे हो तो सोचो वहां पे मोटर गाड़ियां भी होंगी, वहां पर ट्राम्स भी चल रहे होंगे और वहां पे गाड़ियां भी होंगी। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जब वो बच्चे पतंग के पीछे भागना शुरू करते हैं तो वो ये सब सारी चीजें भूल जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ समतल है, सब कुछ खुला है, उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है और वो पतंग के पीछे भागे चले जाते हैं। मतलब ये कि वो सब चीजें भूल जाते हैं। फिर क्या हुआ, सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। सहसा मीन्स अचानक। और उसी भागम भाग में, जो वो पतंग के पीछे भाग रहे थे, उसी भागम भाग में भाई साहब से उनकी मुठभेड़ हुई। भाई साहब मिल गए उनको, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। हो सकता है वो बाजार से वापस आ रहे हो। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, गुस्से में बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कन कौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इन धेला यहाँ पे मतलब है पुराने, जो उस समय बहुत पुराने रुपए चलते थे, उसका एक भाग, मीन्स उसकी जो कीमत थी वो बहुत कम थी। तो उन्होंने कहा कि बाजारी लौंडे मीन्स जो होते ना, जिन बच्चों के पास कोई काम धाम नहीं होता, जो फेल होते रहते हैं और दूसरों बच्चों को भी उसका असर आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, हमारी संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों के साथ, इन बाजारी लौंडों के साथ तुम्हें भागने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? इस पतंग को लूट रहे हो यहाँ पर, पढ़ाई करने के बजाय तुम यहाँ पे पतंग लूट रहे हो उनके बच्चों के साथ। तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, तुम्हें इसके लिए भी कोई शर्म नहीं आ रही कि तुम अब छोटी कक्षा में नहीं हो, तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो, बल्कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। तुम मुझसे सिर्फ 1 दर्जा नीचे हो, तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो। तुम्हें इस बात की जरा सी भी शर्म नहीं आती है? यहाँ पर इन बच्चों के साथ पतंग लूटते घूम रहे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी पोजीशन, जिस कंडीशन में हम हैं, जिस अवस्था में हम हैं, उसका तो हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए ना। तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम कहाँ इन सब चीजों में पड़े हुए कन कौवे लूटते घूम रहे हो। सो यहाँ पे शब्दार्थ दिए, सहसा मीन्स अचानक, उग्र मीन्स आक्रामक, गुस्से वाला जो चेहरा था, लौंडे मीन्स लड़के, धेला मीन्स पुराने समय, पुराने रुपए का एक भाग है। और उसके बाद यहाँ पे मुहावरे दिए हैं। मुहावरों के अर्थ आप पढ़ लेना। मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम को रोना मातम बनाना। इसी तरह से यहाँ पे मुहावरे दिए हैं, पढ़ लेना, मतलब समझ लेना। अगर ना समझ में आए पूछ लेना आप लोग। उसके बाद नियत कार्य है। दिए गए प्रश्नों के अगेन मैंने मुहावरे दिए हैं। भाई साहब की जैसे डांटना मत मुझे, ये मत बोलना कि मैम को समझ में नहीं आता, मुहावरे हमें समझ में आ गए। सो प्लीज राइट मुहावरे, वाक्यों में प्रयोग। एंड यहाँ पे 3 से 4 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं, 3 से 4 वाक्यों में ही संक्षिप्त आंसर। भाई साहब बार बार अनुत्तीर्ण क्यों हो रहे थे? छोटे भाई के मन में किस कुटिल भावना जन्म लिया और क्यों? छोटे भाई को भोजन निस्वाद क्यों लग रहा था? बाकी का जो बचा हुआ लेसन है वो आगे कक्षा में हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।